नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। जो आंकड़ा है वो लगातार सिमटता नजर आ रहा है। आतिफ जी हमें हिंसा को लेकर कुछ अपडेट दे रहे थे, कुछ जानकारी दे रहे थे अपने अनुभव के हिसाब से। तो आतिफ जी क्या कुछ आप कह रहे थे, बीच में आपको रोकना पड़ा, माफ कीजिए, क्या कुछ जानकारी? पार्टी की ये खुशकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी का वो करिश्माई चेहरा है कि एक्चुअल मैं ये कह रहा था कि पॉलिटिकल लीडर्स की क्रेडिबिलिटी आमतौर से पब्लिक में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और उनकी विश्वसनीयता पर लोगों को विश्वास नहीं रहा। लेकिन केवल नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा करिश्माई नेतृत्व है जिसको पूरे देश की जनता ये मानती है कि जो कह रहे हैं वो करेंगे, जो कहते हैं सो करते हैं। इसी का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि दिल्ली का एक चुनाव की मैं आपको मिसाल देता हूं कि दिल्ली में जब चुनाव हो रहा था तो केजरीवाल जो है वो पूरे चुनाव एक ही कैंपेन चलाते रहे कि बीजेपी मुझे ये नहीं करने दे रही, बीजेपी मोदी जी ये नहीं करने दे रहे, मोदी जी ये नहीं करने दे रहे, मोदी जी ये नहीं करने दे रहे। मेरा अपना व्यक्तिगत आंकलन है कि दिल्ली में उनका यही कैंपेन उनके हार का कारण बना। दिल्ली की जनताओं ने तय किया आपको मोदी जी पूरे देश में कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं करने देंगे? आप ही नहीं करना चाह रहे हैं और ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आपको सत्ता से परिवर्तन कर देते हैं। दिल्ली की जनता ने बीजेपी के ये हाथ में कमान दी। सेम पश्चिम बंगाल में हुआ कि पश्चिम बंगाल में 15 साल की ममता बनर्जी की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो उनके नकारात्मक कार्य थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको नीचे तक लेकर गई, लोगों के बीच में ये बातचीत करी। उधर मोदी जी ने गारंटी दी कि हम आएंगे तो हम इसका परिवर्तन करेंगे, हम इसका बदलाव करेंगे। और ममता बनर्जी पूरे चुनाव में यही कहती रही हमको मोदी जी ये नहीं करने देते, हमको ये नहीं करने देते, अब हम ये करेंगे। एक तो ये बड़ा कारण रहा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते एक बात कहता हूँ, आप पुराने सारे चुनाव उठाकर देखिएगा, पुराने पूरे चुनाव उठाकर देखिएगा, पुराने में जो रिकॉर्ड से कह रहा हूँ। आज चुनाव खत्म होता है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगले दिन देश के बाकी हिस्सों में अपना काम करना शुरू करता है, जनता के बीच में जाना शुरू करता है। पश्चिम बंगाल में हमें पिछली बार 5 साल पहले जनता ने भले से मैंडेट नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का कैडर, एवं सुनील बंसल जी जिनको वहां का प्रभारी संगठन, आतिफ जी एक किला आपने फतेह कहीं ना कहीं कर लिया है और उसकी तरफ आप आगे भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, मैं चेतन बात कर रहा हूं सर। अब आगे क्या रणनीति है आपकी? अब रणनीति जनता जानना चाहती है, जो वादे आपने किए वहां पर उसको किस तरीके से लागू करने वाले हैं और किसके नेतृत्व में सरकार बन रही है, ये भी जरा साफ कर दीजिए। देखिए, नेतृत्व तो कमल का होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक दल तय करेगा। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि कौन है मुख्यमंत्री, किसे माना जाए? मैं विधायक नहीं हूं पश्चिम बंगाल का जो मैं अपनी राय रख सकूं। जानकारी तो आपके पास होगी। जानकारी से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। पार्टी का संसदीय दल पर्यवेक्षक तय करेंगे, 1-2 पर्यवेक्षक तय करेंगे और जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल निर्णय लेगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा। आतिफ जी, बिल्कुल आपसे चेतन ने जैसे सवाल पूछा कि कौन होगा चेहरा सीएम का, तो मेरा यही सवाल आशुतोष झा सर से है कि सर क्या कौन चेहरा होगा और कौन कौन रेस में आगे? आशुतोष जी इस पर सही विश्लेषण कर सकते हैं। हाँ, नहीं आतिफ जी, आपने कहा मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं भी कुछ बोलूं। बिल्कुल। देखिए ये सच्चाई है कि एक प्रोसेस होता है लीडर के चुनाव का, वो प्रोसेस ही होगा। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि चर्चा में चीजें होती हैं। तो देखिए, चर्चा में जाहिर तौर पर शुभेंदु का नाम चल रहा था और उसका कारण तब और ज्यादा बन गया जब शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से उतारा गया। तो ये जाहिर तौर पे देखिए अभी कुछ दिनों तक ऐसी चलेंगी जिसमें सबसे आगे शुभेंदु का चेहरा होगा, इसमें कोई डाउट, जो हमारी चर्चाएं होंगी। आखिरी फैसला जो होता है वो बाद में ही होता है, जिसमें सेंट्रल लीडरशिप का भी रोल होता है और विधायक दल तक मैसेज भी होता है, विधायक दल की अपनी पसंद भी होती है, उसको नापा तौला परखा जाता है, फिर एक मत बनता है। एक प्रोसेस है उसमें, उसके बाद ही होगी। लेकिन आज के दिन जब हम बैठे हैं तो जाहिर तौर पर चेहरा सामने शुभेंदु का घूमेगा। एक चेहरा
जो चूंकि बीजेपी में पुराने जो एक थे और जंगल महल एरिया में उनकी खासी पकड़ थी, वो थे दिलीप जी। लेकिन क्या है कि वही बात है कि आज के दिन जब आज आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सामने कौन चेहरा दिख रहा है, ये है। अभी हम लोग कुछ कंफर्म नहीं कर सकते कौन है, लेकिन फिर बात वहीं आती है। आतिफ जी, मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि देखिए, ये मैंने कई बीजेपी के दूसरे कई सीनियर लीडर्स से भी मैंने यही सवाल किया कि भाई आप जब सरकार बनाने जाएंगे तो आप जो वहां का एक सिंडिकेट कल्चर रहा है उसको सामने रख के आप चुनाव लड़े और पब्लिक ने आपको वोट दिया, क्योंकि वहां की पब्लिक परेशान इससे है कि भाई हम घर में एक छोटा सा काम करवाने जाएं तो भी हमें कट मनी देना है। कट मनी देने के बाद वही ये भी डिसाइड करेंगे कि हमें ईंट और बालू और छड़ें कहाँ से खरीदनी है। इस तरीके की वहाँ एक कल्चर था, ये पूरे देश में कहीं नहीं है, सिर्फ वहीं, जिसको हम लोग क्लब कल्चर का नाम देते हैं। बेसिकली वो क्लब कल्चर पैसे उगाही का कल्चर था, जिसके जरिए वहां के जो काडर थे पार्टी के, सो कॉल्ड काडर, क्योंकि वो सारे भागेंगे, आप मान लीजिए कि वो रुकेंगे नहीं, वो अब इस कोशिश में लगेंगे कि हमें किस तरीके से बीजेपी में एंट्री मिले, क्योंकि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। तृणमूल पार्टी मैं बताता हूँ, देखिए ये इसको मैं बोलता हूँ राजनीतिक भाषा में, आपने तो पत्रकारिता में बहुत सभ्यता भाषा में कह दिया दलाल कल्चर, ठीक है ना। और दलाल कल्चर आप ये नहीं कह सकते हैं कि दलाल कल्चर केवल पश्चिम बंगाल में है। दलाल कल्चर 2014 से पहले दिल्ली के खान मार्केट और नॉर्थ एवेन्यू में भी था, ठीक है ना। वो दलाल सब ये बात कहा करते थे कि सत्ता बदलने से कुछ नहीं होता, काम हम ही कराएंगे, ठीक है ना जी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी दलाल कल्चर था 2017 से पहले, और बहुत चरम सीमा पर था। और थानों की दलाली समाजवादी पार्टी के कार्यालय से होती थी, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, और ये प्रमाणिकता के साथ। आज कहाँ है वो दलाल, आज कहाँ है वो दलाल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पश्चिम बंगाल के दलाल भी ये सोच रहे होंगे, पश्चिम बंगाल के दलाल भी ये सोच रहे होंगे कि सत्ता परिवर्तन होने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा हूं कि हमने दलाली कल्चर लखनऊ में बंद करा, दिल्ली में बंद करा, तो हम कलकत्ता में भी बंद करके